नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त हम पटना कॉलेज में हम मौजूद हैं और ये राजनीति का गढ़ भी रही है ये जगह, और कहा जाता है कि ये ऑक्सफर्ड है, खासकर ईस्ट का। कहा ही जा रहा है कि इस चुनाव में जो कुंजी है, जो की है पॉलिटिकल सक्सेस की, राजनीतिक कामयाबी की, वो युवाओं और महिलाओं के हाथ है। मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी युवा मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दल और राजनेता जो मुद्दे बता रहे हैं और जो इनके खुद के मुद्दे हैं युवाओं के, उनमें क्या फ़र्क है। क्या वाकई जो युवाओं की नब्ज़ है उस पर राजनीतिक दल और राजनेता हाथ रख पाए हैं या नहीं। कई तरह के मुद्दे ऐसे हैं, बेरोजगारी से लेकर माइग्रेशन, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य का सवाल है, और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जिस तरह से सांप्रदायिकता एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है और साथ ही आरक्षण को लेकर भी कई तरह के सवाल पिछले दिनों में उठे हैं। मैं छात्रों से यहाँ बातचीत करती हूँ और ये देखने की कोशिश करती हूँ कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। अहम सवाल ये भी है कि फिलहाल आरक्षण को लेकर भी काफ़ी बहस हुई है पिछले दिनों में, और इसके अलावा मेरे साथ जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो युवा हैं बिहार के, अगर मैं ये कहूँ कि 3 महत्वपूर्ण मुद्दे उनके कौन से हैं तो क्या बताएंगे? मुद्दा है सबसे पहला कि हम लोग युवा जो है यहाँ के, क्या यहाँ के जो यूथ हैं वो चाहते हैं कि यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले। आफ्टर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो चाहते हैं कि उनको ना एम्प्लॉयमेंट, उनको चाहे किसी भी सेक्टर में, चाहे वो जिस सेक्टर में क्या कहते हैं इंटरेस्टेड रहते हैं, उन सेक्टर में उनको ना जॉब मिलना चाहिए। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग ना अपना जो हम लोग का पुराना क्या कहते हैं वो पैटर्न चलता आ रहा है कि हम लोग ये देखते हैं कि ना वो हमारा पैटर्न जो है वो देखता है कि ये जो जॉब बिहार के जो लोग हैं वो जो है अपने ना जितने भी पिछले जो है जॉब्स कहते जो जिस टाइप से वो सिलेक्ट करते हैं लोगों को, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ना यहाँ पे ना थोड़ा सा ये दिक्कत है कि वो सिलेक्ट करने के टाइम पे भी ना यहाँ के लोग ना ठीक ढंग से वो सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से ना कहते जो अच्छे आप ये कह रहे हैं जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो नहीं सिलेक्ट वो नहीं आगे आ पाते हैं, और जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं उनको ना सिलेक्ट करके आगे ना कहते जॉब उन लोगों को खाली ये दिया जाता है। मनीष, ये बताइए, फिलहाल की बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या वजह आप देखते हैं कि आपको लगता है कि अब पढ़ लिख कर अब जो है राज्य छोड़ने का वक्त आ गया है, अब घर छोड़ के नौकरी की तलाश में जाना पड़ेगा? दूसरा है कि देखिए, आज़ादी के पहले के बात हम बताते हैं। जिस 1947 में आज़ाद हुआ था बिहार, उस समय यहाँ हर एक पहलू, हर एक उद्योग धंधा, सब कुछ में बिहार सबसे आगे था। यहाँ अंग्रेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय खोला था कि बिहार जानता था कि बिहार का डेवलपमेंट यहाँ के भूमि के विकास, यहाँ के कृषि के विकास में निहित। लेकिन यहाँ का जो भी पॉलिसी मेकर बना, जो भी शासक बना, उन्होंने सिर्फ अफवाह, जातिवाद, कास्टिज्म करके जात को बांटने की कोशिश किया। कोई किसी प्रॉब्लम पे सोचा नहीं, सिर्फ जात को बांटो, धर्म के बांटो। तो मनीष, ये बताइए कि आपने जिक्र किया कि बांटने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि समाज में ये बंटवारा पहले से मौजूद है और राजनीतिक दल सिर्फ उसे बढ़ावा दे रहे हैं? क्या जातिवाद एक मानसिकता नहीं है? जो भी राजनीतिक दल होता है कहीं ना कहीं समाज से निकलते हैं। वही समाज उन लोग ने हवा बना के जाति के नाम पर बांटा है। अगर अच्छा मनीष, ईमानदारी से बताइए कि जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या आप ये नहीं देखेंगे बिल्कुल ईमानदारी से कि ये व्यक्ति किस जाति का है जिसको आप वोट दे रहे हैं? हम लोग भी यही देखेंगे जाति। तो हम लोग के पढ़ने के क्या क्वालिटी, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट क्यों किए? जब जाति के नाम पे 21वीं सदी में हम लोग वोट देंगे जाति के नाम पे तो बेकार है यूनिवर्सिटी, हम लोग गाँव में ही रहते हैं। उससे अच्छा क्या जरूरी है? जब हम लोग इस यहाँ के बता रहे कि यहाँ के हर एक रेलवे स्टेशन पे चल जाइए, क्या स्थिति है, पूरा दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, बिहार का स्थिति इतना दयनीय है कि यहाँ के लोग दूसरे हैंड से देखते हैं, दूसरा वहाँ के ट्रेंड से पता चल जाता है कि यहाँ के बिहारी लोग। यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ ना रोजगार है, ना क्यों नहीं हुआ 66 साल में कोई एगो बीजेपी। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप ये कह रहे हैं कि जो बिहार का युवा है वो जातिवाद को रिजेक्ट कर रहा है। क्या ये माने कि ये नई शुरुआत है? हाँ, एकदम शुरुआत है। यही शुरुआत होगा तभी बिहार का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। अगर हम लोग नहीं सुधरे तो हम लोग तो 20 साल 25 साल के लिए और पीछे चल जाएंगे। दूसरा कोई तरीका भी नहीं। जायसवाल, ये बताइए आपकी जातिवाद एक बहुत बड़ी बात है और पूरे देश में ही है, लेकिन बिहार में ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में कहते हैं कि इट कम्स इन योर फेस, बिल्कुल एकदम सामना हो जाता है आपका जातिवाद से। ऐसा क्यों है? क्या ये राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है या वाकई समाज में व्याप्त है ही जातिवाद? देखिए, समाज में तो पहले से जातिवाद था ही और अभी खत्म भी नहीं हुआ। जब थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है समाज, इस चीज़ को छोड़ना चाहता है, राजनीति पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल इशू बना के इसको आगे ले आती है। लोग फिर इस मुद्दे पे आ जाते हैं कि हाँ, एक कास्ट होना चाहिए, हमारे कास्ट का नेता आगे जाए, हमारे कास्ट के लोग आगे जाएं, हम आगे जाएं। ये चीज़ को बढ़ावा दे रहा है राजनीति। नहीं, तो अगर ऐसा है तो बहुत ही बुनियादी बात यह है कि जो कास्ट रैलीज होती हैं, इतनी बड़ी तादाद में शायद ही कहीं कास्ट रैली होती हो जितनी बिहार में होती है, तो उस जाति के लोग क्यों आ जाते हैं कास्ट रैली में? चलिए मान लेते हैं पॉलिटिशियंस बेकार हैं, नेता बेकार हैं, लेकिन हजारों की तादाद में लोग कैसे जाति के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं?
यही तो बात सोचने वाली है कि लोग पढ़ लिख के भी आज कास्टिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ लिख लिए, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को छोड़िए। लेकिन लोग छोड़ना नहीं चाहता है। आज जाइए कहीं भी, किसी भी गांव एरिया में जाइए, वहाँ एक टोला बना गया है, एक कास्ट का एक टोला है, उस कास्ट का एक टोला है, तो टोला वाइज एक प्लानिंग होती है कि इस व्यू से यहाँ वोट करना है, यहाँ ये करना है, उसको दबा देना है। ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ लिख के लोग कर रहा है। आज अपने गाँव में आप जहाँ भी देखते हैं होता है, लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, जॉब कर रहा है, अच्छा खासा सैलरी है, आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस चीज को छोड़ नहीं रहा है। नहीं, और बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ की जाति के नाम पर हिंसा भी हुई है और अभी भी अनरेस्ट देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत शांति है। तो क्या इसमें समाज का दखल ज्यादा है, अगर जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो युवा है वो जातिवाद छोड़ना चाहता है, या आपको लगता है कि ये पुरानी बात हो गई, या आपकी पीढ़ी के अलावा अगली पीढ़ी जो आएगी उसको भी जातिवाद विरासत में मिलेगी? नहीं, हमको तो नहीं लगता ये चीज। अब शायद ही ये मुमकिन हो, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ ही लोग हैं जो एक कमेटी बना लेते हैं, लोग को जोड़ लेते हैं अपने साथ कि नहीं ये गलत हो रहा है, अलग अलग धारणाएं, गलत क्या कहते हैं, एनालाइज दिखा के लोग को कि नहीं यहाँ ऐसा हुआ ऐसे हुआ कह के लोग को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमको नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी इसी को फॉलो करेगी। हम खुद नहीं करेंगे, हमारी पीढ़ी नहीं करेगी, अब बिल्कुल नहीं करेगी। हम लोग खुद नहीं जाते हैं। अगर हमको कोई कहे कि नहीं जाति के मुद्दा पे यहाँ जाओ, हम कहाँ जाएंगे? तो आप दूसरी जाति में शादी कर लेंगे? हाँ, एकदम कर सकते हैं। अगर अच्छी लड़की हो तो। अच्छी लड़की हो, एकदम होनी चाहिए। लड़की तो सब चाहते हैं कि अच्छा मिले। ठीक है, चलिए आपके दूसरे दोस्तों से बातचीत करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और खासकर हम पत्रकार जब भी किसी डिस्कोर्स को, बहस को शुरू करते हैं बिहार के बारे में, तो जाति का जिक्र होता है, जातिवाद का जिक्र होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई है, तो दूसरी ये कह रही है कि पहचान दरअसल महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बावजूद कि वहाँ भी जाति को केंद्र में रखकर टिकट बांटे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि जाति महत्वपूर्ण नहीं है। अभी भी मेरे साथी ने बोला कि जैसे जातिवाद खत्म हो जाएगा, तो इतना जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला। अगर हम पूछे कि हमारे घर में, अपने घर में ही देखें कि अगर हमारे पेरेंट्स किसी और जातिवाद को, किसी और पार्टी को, मतलब जातिवाद के आधार पर वोट दे रहे हैं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, सभी साथियों से पूछना चाहते हैं कि वो कितने उनके अगेंस्ट हैं, वो क्या चाहते हैं कि हाँ हम ये जातिवाद को खत्म करें। क्योंकि जैसे होता है कि हमारे घर में जिस कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, हम उसी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हम सोचते हैं कि वो उसमें क्या कुछ खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। अगर हम देखा जाए जो भी पार्टियां अभी तो हमारे बिहार में, मतलब मेन दो चुनाव का 2 पार्टियां लेकर चल रही है, तो इसमें हम ये नहीं सोचते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी कर रही है, कौन सी पार्टी बुरी कर रही है। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ किसी में कमी होगा, किसी में अच्छाई होगा। तो यहाँ पे कोई ये नहीं देख रहा है, सब अपना जातिवाद के ही पीछे है। हम भी एक ऐसे करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने घर में या हम अपने घर के वालों के अगेंस्ट हैं, क्योंकि सभी किसी और पार्टी को दे रहे हैं। आप अपनी जाति का नाम अपने नाम में लगाते हैं? नहीं, हम नहीं लगा रहे हैं। पापा के नाम में है, हम नहीं लगा रहे हैं। आपने ये तय किया या पापा ने ये तय किया? नाम तो हमने खुद रखा है। घर का ऐसे नाम, ऐसे बिहार से कुछ और बोले, लेकिन हम अपना सर्टिफिकेट का कुछ और रखे हैं। और उसमें आपने जाति का नाम नहीं रखा? अनिकेत राजू। शानदार बात है। सब लोग इनके लिए ताली बजाइए। शायद यहीं से इस बात की शुरुआत है, लेकिन जाति की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, और ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि वाकई ये कह रहे हैं कि इनकी पीढ़ी ने जो है वो रिजेक्ट किया है जाति को, लेकिन वाकई क्या जो आने वाली पीढ़ी है उस तक हम मान सकते हैं कि ये खत्म हो जाएगा? ये बताइए कि जातिवाद पे यहाँ बात हो रही है, और सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो जाति को निरस्त कर रहे हैं, आपके दोस्त भी यहाँ रिजेक्ट कर रहे हैं। पहली बात कि क्या सिर्फ एक शाब्दिक रूप से लफ्जी कह देने से ये बात खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगा। शाब्दिक रूप से खत्म करके ये आगे तक नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये तो अभी जैसे मेरे दोस्त बोले हैं कि आगे की ओर जाके मेरा पीढ़ी खत्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता है। सामाजिक तौर से ये उठता है जाति प्रथा, फिर पॉलिटिकल वाला दबाव में डाल देता है, फिर इसको के लिए यही कारण होता है जाति प्रथा के लिए। आप बताइए कि क्या लालू यादव कह रहे हैं कि ये अगड़ा वर्सेस पिछड़ा का चुनाव है, क्या ऐसा है वाकई? उनके हिसाब से तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग को विकास पे वोट देना चाहिए, ना कि जातिवाद पे वोट देना चाहिए। जो भी विकास करेगी, जो भी पार्टी विकास करेगी उसको हम वोट देंगे। विकास तो ठीक है, लेकिन विकास भी कहा जाता है कि सिलेक्टिव विकास हो सकता है, कुछ लोगों का विकास हो सकता है। जैसे भारत में भी कुछ जो बड़े घराने हैं, कारोबारी घराने, विकास तो उनका हो रहा है। तो गरीब आदमी का विकास हो, विकास कैसा हो? विकास समावेशी हो, जो गरीब को साथ लेकर चले। समावेशी विकास होना चाहिए, जो समाज में सभी वर्गों को साथ लेकर चले और विकास करे। जातिवाद पे बिल्कुल नहीं वोट देना चाहिए। हम सोच समझ के एकदम अपनी विकास पे वोट देना चाहिए, ना कि जातिवाद पे। जातिवाद खत्म होना चाहिए और विकासवाद की राजनीति होनी चाहिए। तो हम ये जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं यहाँ पटना कॉलेज में कि वाकई जो जाति है वो किस हद तक गहराई, जो जड़ें हैं उसकी वो कितनी गहरी हैं, और जब
नेता किसी बात को कहते हैं तो क्या वो जनता की जो विल है, उसकी जो इच्छा है, उसकी सहमति से बात नहीं करते, या सिर्फ वो जनता के ऊपर जाति का जो एक लबादा है वो उड़ा के रखना चाहते हैं, शायद उनके लिए सुविधाजनक हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा का चुनाव है? जी नहीं मैम, हमें सिर्फ लगता है कि यहाँ पर जातिवाद का चुनाव किया जा रहा है। हमारा बेसिक जो मुद्दा है उसको भटका कर सिर्फ अपने फायदा के लिए एक भ्रम पैदा किया जा रहा है हम लोगों के बीच में। और बेसिक क्या मुद्दा है आपका? हम सबका डेवलपमेंट है। क्यों हम सब बाहर जाके पढ़ रहे हैं? क्यों हम सबके भाई लोग बाहर में नौकरी खोज रहे हैं? क्यों हम सब अपना डेवलपमेंट बाहर में खोज रहे हैं? हमारा अपना राज्य क्यों नहीं डेवलप है? क्यों नहीं हमारा शिक्षा का इतना आज़ादी के बाद भी नीचा क्यों है? हमारे पास हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, क्यों ऐसा है? बट बिहार का सबसे नामी हॉस्पिटल PMCH, उसमें भी देखिए तो कोई सुविधा नहीं है, क्यों ऐसा है? यानी आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, इसके अलावा बेरोजगारी मुद्दा है, जातिवाद मुद्दा नहीं है। चलिए, बहुत से लोगों के लिए जातिवाद मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि खासकर जो लोग पिछड़े समुदाय से आते हैं उनके लिए जातिवाद अभी भी मुद्दा है। शायद ये अगड़ों की सुविधा है कि वो जाति को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन पिछड़ों के पास ये सुविधा नहीं है। मैं यहाँ मानता हूँ कि यहाँ ध्रुवीकरण किया गया है जातिवाद पर लाकर। ये होना नहीं चाहिए था। यहाँ ना हमें स्कूटी चाहिए, ना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चाहिए, हमें एक बेहतर चाहिए जहां हम पढ़ सके, बेहतर संस्थान चाहिए। इसकी चर्चा नहीं हो रही। हम आपको फ्यूल देंगे, स्कूटी देंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। सभी पार्टियां यही कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम ला सके, लेकिन यहाँ युवा फैक्टर बढ़ा है, यूथ यहाँ ज़्यादा है। और देखा जाए यूथ भी तो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। ये भी मुझे बताइए कि जैसे कास्ट रैलीज हैं, वो सरप्राइज करती हैं, हैरान करती हैं लोगों को कि एक बार आप जाति की आवाज उठाते हैं और हजारों लोग वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है कि टोलों में जो है जिंदगी जीते हैं लोग की, इस तरह से इतने ब्लॉक में यहाँ वोट पड़ेगा, और इसी हिसाब से कैलकुलेशन भी उस हिसाब से होती है। उसमें पहुंचने वाले अगर फॉरवर्ड है, वो लालू की रैली में भी जाते हैं तो मांझी की रैली में भी वही जाते हैं। अच्छा। ये भी आपको देखना ही पड़ेगा। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो उसके रैली में जाता है वही सेम उसके रैली में जाता है। वहाँ हम खुद बताते हैं, हम भी रैली में जाते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं चलो तुम्हें फ्यूल बढ़ा देंगे, तुम्हें कुछ पैसा देते, इस तरह से लेकर जाया जाता है। यहाँ प्रॉपर अपने मन से यहाँ पे यूथ जाना नहीं चाहता है। चलिए, और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसमें। ये भी मुद्दा है कि जो सामाजिक न्याय है, जो सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि से अभी फिलहाल जितने भी जो नेता हैं फिलहाल जो बिहार की जमीन पे हमें नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय, सबके लिए बराबरी का अधिकार, यही बातें करके, इन्हीं नारों के साथ, इन्हीं वादों के साथ चुनाव में आए हैं, और अभी तक चुनावी जमीन उनकी तैयार रही है, राजनीतिक जमीन। सामाजिक न्याय क्या आपको लगता है बिहार में एक मुद्दा है, खासकर पिछड़े वर्ग के लिए? सामाजिक न्याय मुद्दा लोग पॉलिटिक्स इशू बना देते हैं हर किसी चीज का आजकल, तो हो सकता है सामाजिक न्याय को भी अपने नजरिए से लोग। आपका क्या नजरिया है सामाजिक न्याय का? मैं कहना चाहता हूँ कि सबका विकास होना चाहिए, हर किसी तरह से। अगर जो कमजोर है, सामाजिक न्याय का जो बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि भाई जो कमजोर है उसका आप हाथ पकड़ के ऊपर उठाइए, मतलब यानी आप उसको आरक्षण दीजिए ताकि वो बराबर आ जाए उस आदमी के जो पहले से प्रिविलेज रहा है। क्या आपको विश्वास है इस बात? गवर्नमेंट इसके लिए आरक्षण पहले से ही तय की है। अब देखिए आगे की गवर्नमेंट जो आएगी वही कुछ करेगी हम लोग के लिए। पहले से तो कुछ 8-10 साल आज हो गए, कुछ दिख नहीं रहा है डेवलपमेंट का। हम लोग का सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। एजुकेशन लेवल हम लोग का बहुत नीचे चला गया है, उसको हम लोग चाहते हैं कि। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार बेहतर होना चाहिए, लेकिन आरक्षण बने रहना चाहिए। कई बार आवाज बीच में ये उठी थी कि आरक्षण में जो है रिव्यू होना चाहिए, दोबारा सोचा जाना चाहिए। आरक्षण को कुछ हद तक कम करना चाहिए, क्योंकि पहले से काफी ज्यादा हो चुका है। इस पे गवर्नमेंट अपना विचार करेगी, और ऐसे स्टूडेंट लोग चाहते हैं कि जो आरक्षण मिल रहा है वो रहे, और उससे ज्यादा और ऊपर की आने की चाह न रहे। मैम, हम समझते हैं कि सामाजिक न्याय सिर्फ जातिवाद के आरक्षण से नहीं होने चाहिए। आज बहुत सारे पिछले कास्ट के हैं जो बहुत अपर हो चुके हैं, तब भी उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? उनको IPS बन चुके हैं, तब भी वो आरक्षण लेके IAS सीट के लिए फॉर्म भरते हैं। ऐसा कौन सा आरक्षण है? लेकिन वो जो उनकी दलील है जो अब तक सुनती आई हूँ मैं, वो ये कि जब तक संस्थागत तरीके से भेदभाव होता रहेगा तब तक संस्थागत तरीके से आरक्षण रहना चाहिए। संस्था को ही ना ये नियम बनाना हो गए मैम, कि हम इकोनॉमिक बेसिस पर बनाएं। क्यों हम जातिवाद को ही क्यों मुद्दा बनाया हुआ है? हमारा राष्ट्र में भी, मतलब जब संविधान बन रहा था उस समय भी कुछ समय के लिए ही आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन कम से कम सोचा जाना चाहिए, ये आपका मानना है। चलिए, पूछते हैं कि सामाजिक न्याय आखिर कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए यहाँ पर, और समझते क्या है, आखिर होता क्या है सामाजिक न्याय? मैम, ये सामाजिक न्याय का मतलब मैम कि सभी को होना चाहिए कि इक्वली, जो आर्थिक बेसिस पे सभी को इक्वल कर देना, वो सामाजिक न्याय हो सकता है। मैम जो हमारे जो नेशनल जो GDP हम लोग बात करते हैं, उस GDP को मैम ऐसे कोई पॉलिसी बनाए जिससे सारा का सारा जो पॉलिसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को इकोनॉमिक लेवल पे सब बराबर आ जाए।
तो मैम ये हमारा सामाजिक लेकिन ये तो एक सिर्फ आदर्श समाज में भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि तो राम राज्य में ये संभव है कि हर आदमी जो है बराबरी पे खड़ा हो जाए और फिर उसका मुकाबला हो। यस मैम, ये तब जब कब मैम संभव हो सकता है, जब मैम ये हम लोग आरक्षण को अगर हटा दें तब ये संभव हो सकता है मैम। अगर आप जब देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी जैसे इसी इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं तो मैम यहाँ पे आधे सीट रिजर्व है, यानी कि जो व्यक्ति 35 नंबर भी लाके आता है वो भी यहाँ हमारे साथ पढ़ रहे हैं, फिर किसी के साथ भी जो ये ज्यादा मार्क्स भी लाके पढ़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है उसे 35 नंबर लाने में बहुत मुश्किल हुई हो, आपसे ज्यादा मुश्किल हुई हो सकता है मैम। तो हम यही तो बोल रहे हैं मैम कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, उसको इकोनॉमिक लेवल पे कर देना, जो मोहन भागवत जी ने कहा था उसको मैम प्रैक्टिकल थी उन्होंने बोला, लेकिन सभी ने क्या किया, बस उसको राजनीतिकरण करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो यानी ये कह रहे हैं कि भागवत जी ने बड़ी अच्छी बात कही है फिलहाल ग्राउंड लेवल पे सही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि अच्छी बात कही है, देखते हैं कितने लोग यहाँ आपसे सहमत होते हैं। काफी जो है वो ओपिनियटेड हैं, खासकर बिहार की जनता और बिहार के युवा भी। तो अमित, ये बात सही है कि दोबारा सोचे जाना चाहिए आरक्षण पे, सामाजिक न्याय आरक्षण जो है उसकी बुनियाद है या नहीं? सोचा नहीं जाना चाहिए, बट इकोनॉमिकली इस पे विचार करना चाहिए कि जो आरक्षण है उसको इकोनॉमिक बेसिस पे एक बार विचार करना चाहिए। जो मोहन भागवत जी ने कहा था उसका सपोर्ट करते हैं हम, और इकोनॉमिकली इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन कहा तो ये जाता है कि भाई जिसकी जो जाति है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके हिसाब से ये तय होता है कि उसके पास ज़मीन जायदाद कितनी है, उसके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, उसकी जो है वो भविष्य में उसका क्या भविष्य होगा, ये भी बहुत हद तक वो किस घर में पैदा हुआ है इस पर निर्भर करता है। तो वही तो, वो किस घर में किस तरह का उसके घर में इकोनॉमिक कंडीशन है इस पे वो निर्भर करता है। तो यही मोहन भागवत जी ने कहा था कि वो जिस हिसाब से जिस फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन रहेगा उसी हिसाब से उसको आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि जो आज आरक्षण है वो सही तरीके से जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके पास पहुंच नहीं पा रहा है, उसका लाभ उनके पास नहीं। गरीब जो है वो किसी भी तबके में हो सकते हैं, उसके लिए तय नहीं है, आपका ये कहना है। आप बताइए कि सामाजिक न्याय जो है वो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या आरक्षण से हम सामाजिक न्याय हासिल कर पाए? ये सामाजिक न्याय से आरक्षण तो मिलेगा ही, किसी को गरीब लोग को तो फायदा होता ही आरक्षण लोग से, पर ऐसा कर देना चाहिए कि हर एक लोग को बराबर कर देना चाहिए। पर सामाजिक न्याय से कैसे होगा ये, कैसे बराबर हो पाएंगे सब लोग? आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो जो कमजोर समाज से आ रहा है, अगर आप कमजोर समाज से देख सकते हो तो कमजोर समाज से तो ये चिराग पासवान जी भी थे, वो आज सांसद है। वो अगर मेहनत करोगे तो फिर वो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अब बस मेहनत करो, वो हर एक चीज पॉसिबल। लेकिन एब्रिवेशंस तो किसी भी समाज में हो सकते हैं, जैसे कि दलित समुदाय में अगर आप देखें तो पासवान तो एक होंगे वहां पर, लेकिन 99 तो ऐसे लोग होंगे जो अभी भी मुसहर समुदाय से हैं, चूहे मार के खा रहे हैं। हाँ वो तो है, पर अगर मेंटेलिटी बदलोगे तो वो विकास होगा। मेंटेलिटी बदलनी है, सामाजिक परिस्थितियां नहीं बदलनी चाहिए। नहीं, सामाजिक परिस्थितियां बस ये कि आरक्षण खत्म करो, क्योंकि इससे जनरलों को भी बहुत दिक्कत होते हैं। आरक्षण तो खत्म होना ही चाहिए, मोहन भागवत जी ने सही कहा था। जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है कि अगर आरक्षण नहीं होगा तो किस जो कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले लोग वो किस तरह से सोचते हैं कि क्या वाकई वो उस लायक बन पाए हैं जहां जो अगड़ी जातियां हैं उनके बराबर खड़े हो सकें, क्योंकि जाहिर है कहा ही जाता है कि बराबरी जो है वो भी बराबर वालों में होती है जब एक साथ खड़े हों। हमारा देश जो आज़ाद है उसके 68 साल बीत चुके हैं, लेकिन बिहार की नेताओं की जो है ना मानसिकता आज तक नहीं बदली है, और जब मानसिकता उनकी बदल ना सकी तो सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं उठता बिहार में। चलिए, एक और बहुत जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि नौकरियां आखिर हैं ही कितनी, जिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण है आखिर वो कितनी नौकरियां हैं जिनके लिए ये पूरी मारकाट मची हुई है, जिनके लिए ये पूरी जद्दोजहद है। क्या वाकई प्राइवेट सेक्टर जो कि काफी बड़ा है गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले, क्या उसके लिए ज्यादा कॉम्पिटेंट बनने की तैयारी की जाए, या आरक्षण की एक बहस में उलझकर कितनी सीटें रिजर्व हैं कितनी अनरिजर्व हैं इस पर बात की जाए? ये बताइए, माइग्रेशन जो है, पलायन जो है बिहार से लोगों का जाना, ये कितनी बड़ी समस्या है? ये तो बहुत बड़ी समस्या है मैम। जैसे ये बताते हैं कि नौकरी के ये SC और BC1 को सबसे पहले भी हो रहा है, जो जनरल में रहते हैं वो सबको सबसे पहले हटाया जा रहा है। आखिर में दिमाग जो मेरा है उसका भी वही दिमाग है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे, वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो होता ही है कि जो मेरे पास वो भी जितना हम पढ़ रहे वो आप लोग भी पढ़िए। ये आजकल क्या होता है, जितना SC और ये BC1 BC2 वो लोग को सबसे पहले हो रहा है, जो जनरल वो सबसे पहले नीचे जा रहे हैं। ये सबसे पहले तो जातिवादी हटाना चाहिए। और फिर दूसरा बात ये क्या, गरीब लोग का ये हो रहा है क्या, हाँ गरीब लोग का ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अभी पटना यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी लोग को क्वार्टर हटाया जा रहा है वो हटाया जा रहा है। बड़े बड़े लोग तो के पास तो बहुत बंगला गाड़ी है वो सब रहता है, वो लोग को हटाया जाएगा तो वो लोग अपना एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं।
और जो पटना यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं उसके पास तो कुछ नहीं है, वो लोग को वो हटा दिया जाएगा तो वो कहाँ पर रहेगा। चलिए ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार ज्यादा बढ़े और ज्यादा बनाए जाएं, नौकरियां पैदा की जाएं, बजाय इसके कि जो पहले से मौजूद हैं नौकरियां उन्हीं में बांटा जाए। जयंत, तो ये बताइए कि पलायन लगातार जारी है बिहार में, यहाँ से लोगों का जाना कैसे बंद होगा पलायन? इसके लिए जो क्या बोलते हैं, जो मुख्यमंत्री है उसको अच्छी तरह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था करना चाहिए, और साथ साथ जो क्या बोलते हैं MBA का जो शिक्षा है उसको भी, वहाँ पे जो सीट है उसको भी बढ़ाना चाहिए। ये मुझे बताएं, आपकी पलायन जो है वो बड़ी समस्या है बिहार में, आधे से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कि पलायन करके जिनके युवा चले जाते हैं नौकरी की तलाश में, कुछ लोग पढ़ाई के लिए भी आगे चले जाते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भी। कैसे बंद होगा? क्या वाकई हम आरक्षण की बहस में उलझ गए हैं? बहुत सारी बहस है जिसमें हम लोग उलझ चुके हैं, जैसे आरक्षण के मुद्दे हुए, जातिवाद का मुद्दा हुआ। एक ही मुद्दा होना चाहिए, बस और बस विकास। हमें केवल और केवल विकास पर ध्यान देना। विकास भी ये शब्द ऐसा है जिसके मायने बहुत सारे हो सकते हैं, ये बहुत डीप रूटेड मायने हो सकते हैं। जो मेरे लिए विकास हो सकता है आपके लिए ना हो, उनके लिए ना हो, सबका विकास अलग अलग होता है। आपको लगता है कि एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते हमें ये तय करना होगा कि विकास किस तरह का विकास होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम शिक्षा की व्यवस्था अगर ठीक करते हैं तो पलायन रुक जाएगा। लोगों की जो ये जातिगत व्यवस्थाओं में और जातिगत और इस तरह के छोटे मोटे टॉपिक पर जो फंस रहे हैं लोग, उससे बच जाएंगे अगर हम लोग यहाँ शिक्षा सुधारें, उस तरह की मोरालिटी को डेवलप करें। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कहा कि नहीं, जाति व्यवस्था पहले से है, हम मानते हैं पहले से है, बट इसको तुल देने का काम कौन करते हैं? नेता करते हैं। इस बार भी पहले विकास से शुरू हुआ। लोकसभा में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने विकास के मुद्दों पर इतना ज्यादा बहुमत लाया, बट इसमें कन्वर्ट किया गया और जातिगत मुद्दों की तरफ जोर दिया गया। लीडर्स ने किया, मैं किसी भी लीडर्स को नहीं बोलूंगा इन्होंने किया उन्होंने किया, लेकिन सबका इन्वॉल्वमेंट है। दादरी को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया। बहुत सारी घटनाएं। बड़ी बात है ये कि वाकई सांप्रदायिकता को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कितना लोग ये समझते हैं कि सांप्रदायिकता जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कई बार ये भी कहा गया कि दादरी का मुद्दा यहाँ तक असर डालेगा। लालू यादव की तरफ से बयान आया बीफ को लेकर। पूजा, ये बताइए, सांप्रदायिकता कोई मुद्दा है? जब आप दोस्त बनाती हैं तो ये देखती हैं कौन किस धर्म का है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। किस जाति के हैं, क्या है क्या नहीं, इससे ये नहीं पता चलता कि हमें क्या करना है नहीं करना। हम लोग बस ये देखते हैं कि हाँ ये हमारे देश के हैं, ये हमारे बिहार के हैं, ये हमारे कास्ट के हैं, तो हम लोग इससे ज्यादा मतलब रिलेट हो जाते हैं। लेकिन ये तो वो दुनिया हुई जो आप बनाना चाहती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस दुनिया की जो है वो कैसी है? क्या सांप्रदायिकता है? क्या आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है? अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है या एक ऐसा नेता है आपके इलाके में जो कि सांप्रदायिकता फैला रहा है, चाहे अंदर खाने ही सही, आप उसको वोट देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सांप्रदायिकता को मैं कभी वोट नहीं दे सकती, क्योंकि ये अपने लोग को बढ़ावा देने के लिए और कुछ भी नहीं। और हमें है सबको लेकर चलना है। कौन किस जाति का ये मायने नहीं करता। जाति क्यों बनी ये, क्योंकि वो डिफाइन करता है कि वो कितने फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली जाति बनाई गई है, कि हाँ ये इस जाति में कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके पास इतने अच्छे पैसे हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटस कंडीशन अच्छे हैं, दैट्स व्हाई वो उस स्टेटस में आ रहे हैं। लास्ट आपसे बात करूंगी मैं कि सांप्रदायिकता को लेकर खासकर ध्रुवीकरण भी करने की कोशिश की जा रही है कि सांप्रदायिकता जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में है। आपको लगता है हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में है बिहार में? ये जो बात की गई है हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं रहना चाहिए। सब नहीं हो रहा है क्या ऐसा? क्या बांटने की कोशिश हो रही है? बांटने की कोशिश की जा रही है, जैसे आपने अभी बीफ का एग्जांपल दिया, उस केस में देखा जाए तो बांटने की जा रही है, लेकिन ये सब राजनीतिक और हम लोग का भी जो सोच है उसको रखते हुए बताया जा रहा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब जो कास्ट डिस्क्रिमिनेट है, सोशल डिस्क्रिमिनेट है, इस सबको हटा देना चाहिए। और हिंदू मुसलमान सब जैसे बताया जा रहा है, हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई, ये सही बात है, ये सब आपस में सब साथ साथ रहना चाहिए और ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए जैसे हम लोग अभी चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो साफ तौर पर बिहार की जनता, बिहार का जो युवा वर्ग है वो पूरे तरीके से जातिवाद को कम से कम सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो निरस्त कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। जहां तक बात है आरक्षण की, उसको लेकर भी जो है वो अलग अलग राय बटी हुई है। सांप्रदायिकता को लेकर भी काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन हालांकि परीक्षा जब होती है, जब वाकई एक ऐसी घड़ी आए कि आदमी सांप्रदायिक है या नहीं, या जातिवादी है या नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ एक प्रॉमिसिंग एक सिनेरियो जिसे कहा जाए, यानी कम से कम एक अच्छा वादा भविष्य के लिए नजर आ रहा है कि बिहार की जनता सैद्धांतिक रूप से उन बातों के खिलाफ है जो समाज के बंटवारे की तरफ आगे बढ़ी हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।